हेलो डीएवी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का चैप्टर 21 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम्स आ रहा है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर का वीडियो पहले बना देते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही जितना क्वेश्चन इस चैप्टर में गिवन है सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। हम इसी तरह डीएवी क्लास 6 के बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी डीएवी में पढ़ते हो और क्लास 6 में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है आवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इसमें दो चीज के बारे में हमें पढ़ना है, हमारे कम्युनिटी लाइफ के बारे में पढ़ना है और हमारे कम्युनिटी का एक खासियत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, फिर भी उनके बीच बहुत यूनिटी है, मतलब एकता है। तो ये हमारे सोसाइटी का खासियत है, हमारे कम्युनिटी का खासियत है और हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी लाइफ क्या होता है, ध्यान से समझ। नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान की जो जरूरत होती है, कंपेल देम टू लिव टुगेदर। उसके कारण, जरूरत के कारण इंसान को एक साथ रहना पड़ता है। एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, और एक दूसरे को हेल्पिंग नेचर को बढ़ाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ। इसी को बस हम कम्युनिटी लाइफ कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं टू फुलफिल ईच अदर नीड्स, मतलब एक दूसरे के नीड को पूरा करने के लिए, तो बस यही कम्युनिटी लाइफ कहलाता है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, तो वो एक कम्युनिटी कहलाएगा। सब लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे का नीड्स को पूरा करते हैं। अब देखो, एक कम्युनिटी के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब एक कम्युनिटी जो बनता है तीन इंपॉर्टेंट चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहला है फैमिली। मतलब कोई भी कम्युनिटी बनेगा, उसका सबसे बेसिक कंपोनेंट होगा फैमिली। जब तक उसमें फैमिलीज नहीं होंगे, डिफरेंट फैमिलीज नहीं होंगे, तब तक वो कम्युनिटी नहीं कहलाएगा। तो पहला कंपोनेंट हो गया फैमिली। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है स्कूल और तीसरा कंपोनेंट है नेबरहुड। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलके हमारा कम्युनिटी बनाता है। अब देखो, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है कम्युनिटी का वो है फैमिली। फैमिली कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को नोट करो। फैमिली इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। और बच्चों पे ही ये डिपेंड करता है कि वो आगे कम्युनिटी कैसा होगा। वो कंप्लीटली बच्चों पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि बच्चे जैसे होंगे एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी वैसा ही बनेगा। तो इसीलिए बच्चों में अच्छा हैबिट आए, अच्छा बिहेवियर उनका हो, उनमें डिसिप्लिन आए, ये सब बच्चे अपने फैमिली से ही सीखते हैं। तो इसीलिए फैमिली को फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड भी बोला जाता है। फैमिली के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्कूल। स्कूल में बच्चों को एजुकेशन मिलता है, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है फैमिली के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है नेबरहुड। नेबरहुड जो होते हैं एक कम्युनिटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक एक इंसान का नेबरहुड नहीं होगा, वो एक दूसरे से कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। कल्चरल एक्सचेंज होता है, उसके बाद एक दूसरे का हेल्प होता है कोई भी कंडीशन में। तो इन सब के लिए नेबरहुड भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, यहाँ तक तो हमने कम्युनिटी का मतलब समझ लिया, कम्युनिटी क्या है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दूसरा टर्म है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रहना, एक दूसरे पे डिपेंड करना। तो जैसे कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, उसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशन वाले लोग रहते हैं। जैसे एक टीचर होता है, एक डॉक्टर होता है, एक प्लम्बर होता है, एक वॉशरमैन होता है। मतलब हर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है हमारे इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए, एक कम्युनिटी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ? जब एक सोसाइटी में एक इंसान दूसरे इंसान की नीड्स को फुलफिल करता है, तो उसके बदले में वो इंसान उसको क्या देता है? पैसे देता है। तो इसी कारण से जो डेवलपमेंट होता है, वो उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट। एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। तो जब एक इंसान दूसरे के फेस्टिवल में जाएगा, दूसरा इंसान तीसरे के फेस्टिवल में जाएगा, तो इस तरीके से कल्चर भी हमारा डेवलप होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। जैसे कि अगर हम अपने कंट्री को देखें, तो हमारे कंट्री में अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन, जगह जगह जाओगे तो हर जगह अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन मिलेगा, मतलब वेदर मिलेगा। उसके बाद हर जगह अलग अलग तरीके का लैंड फॉर्म है। हर जगह अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल हमारा कंट्री एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है,
इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। एंड फ्रॉम अरुणाचल टू अंकलेश्वर, अरुणाचल से अंकलेश्वर तक फैला है। वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में। सॉइल्स, मिट्टी भी अलग अलग तरीके के हैं पूरे इंडिया में। इरिगेशन मेथड, यहाँ तक कि जो किसान होते हैं अलग अलग तरीके से अपने खेतों में इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन मतलब होता है कि पानी का सप्लाई करना, पानी पटाना खेतों में। उसके बाद कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं हमारे इंडिया में। उसके बाद सिम्बोलाइजेस डाइवर्सिटी इन वेरियस फील्ड, यही दिखाता है कि हमारे कंट्री में इतना डाइवर्सिटी है अलग अलग फील्ड में। इसके बारे में हम क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अभी हमने देखा कि हमारा इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स मतलब हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, अभी हमने यहाँ पे जस्ट पढ़ा। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के लोगों में बहुत ही यूनिटी है, मतलब बहुत ही एकता है। अब इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। मतलब हमारे में जो यूनिटी है कोई इम्पोज करके नहीं रखा है, कोई जबरदस्ती हमें यूनिटी डाल के नहीं रखा है, ये मतलब अपने आप से है। इट इज द आउटकम ऑफ आवर एप्रिसिएशन एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट बिलीव्स एंड कस्टम्स इन इंडिया। इसका रीजन बस ये है कि हम हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और किसी को हम कभी भी बुरा नहीं समझते हैं। इनफैक्ट इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज यूनिक फीचर विच हैज ऑलवेज बीन आवर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया का जो यूनिटी है यही हमारा सबसे बड़ा ताकत है, हमारे इंडिया का। इसीलिए आज देखो इंडिया के सामने अमेरिका भी झुकता है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो हमें हमेशा यूनिटी बना के रखना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस टू सेफ गार्ड देम। अभी हमने पढ़ा कि हमारा इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, मतलब अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे कंट्री में बहुत ही यूनिटी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा उसके बाद। तो इस यूनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए, मतलब इस यूनिटी को बचा के रखने के लिए कुछ लॉज है, कुछ कानून है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, अगर हम अपने सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे लोगों का सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अमीर होते हैं वो। और दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे लोग बहुत गरीब होते हैं। तो ये इनक्वालिटीज बढ़ते जा रहा है, असमानता बढ़ते जा रहा है हमारे सोसाइटी में, बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरिया, चाहे वो हम गांव में देखें या शहर में देखें, दोनों जगह ये मिलेगा हमें। हैव लेड टू मोर डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, जिसके कारण हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, इसके बारे में हम कीवर्ड्स में पढ़ेंगे अभी। देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट, इसका बहुत सारा रीजन है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाउंड द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। जो गरीब लोग होते हैं और जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब परेशान किया जाता है। एंड इल ट्रीटेड बाय रिच, और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटीज जो है हमारे सोसाइटी के लिए एक इविल टाइप का है, मतलब बहुत ही खराब चीज है। तो इसको हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, इसके बारे में हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो इसी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारे महापुरुष आगे आए थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मेनी सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड बाल गंगाधर तिलक एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे लोग थे, हैव ऑलरेडी डन अ लॉट टू गेट रीड ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। इन सारे असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। एंड अदर सोशल एविल्स लाइक अनटचेबिलिटी, जेंडर बायस, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एटसेट्रा। अनटचेबिलिटी मतलब होता है कि किसी एक कम्युनिटी को एकदम अनटचेबल मानना, उसको छूना भी पसंद नहीं करना। उसके बाद जेंडर बायस, जेंडर बायस मतलब होता है कि लड़की और लड़के में भेदभाव होना, पहले बहुत होता था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, और उसके बाद इलिटरेसी मतलब असाक्षरता, जो लोग नहीं पढ़ पाते थे उनको भी पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। इवन देन मेनी सोशल इविल्स आर स्टिल वाइड स्प्रेड इन इंडिया, मतलब अभी भी इनमें से बहुत सारा चीज इंडिया में फैला हुआ है। जैसे अभी भी बहुत सारा एरिया ऐसा इंडिया में है जहाँ पे लोग एक दूसरे को अनटचेबल मानते हैं। उसके बाद जेंडर बायस भी बहुत सारे जगहों में इंडिया में अभी भी होता है। और जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है कम्युनिटी के टाइप के बारे में। तो कम्युनिटी हमारा दो टाइप का होता है,
एक होता है रूरल कम्युनिटी, मतलब जो गांव का एरिया है, और एक है अर्बन कम्युनिटी जो कि शहर का एरिया है। तो इन दोनों में जो जो डिफरेंसेस है उसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस कर लेंगे। अब जो डू यू नो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम में तो ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या टिक द करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ये सारे डू यू नो पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, डिवीजन ऑफ लेबर मेक्स आवर लाइफ इजी एज इट इंक्रीजेस प्रोडक्शन, लोअर्स इट कॉस्ट एंड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, एक स्वीपर होता है, एक प्लम्बर होता है, वॉशरमैन होता है, पोस्टमैन होता है। अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग होते हैं। तो अगर हम अपने काम को डिवाइड कर लें अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। मतलब अगर एक वॉशरमैन सिर्फ कपड़ा धोने का काम कर रहा है, अगर एक पोस्टमैन सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने का काम कर रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो नेक्स्ट डू यू नो में है रिवॉल्यूशंस के बारे में। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ बड़ा बदलाव होना, एनी बिग चेंज। तो इस चैप्टर में हमें मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था कि इंडिया में फसल का उत्पादन ठीक से नहीं होता था। तो साइंटिस्ट ने अच्छे अच्छे टाइप के सीड्स का डेवलपमेंट किया, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट किया। उसके बाद किसानों को नए नए टाइप के मशीन्स दिए। तो इससे क्या हुआ कि ग्रेन्स के प्रोडक्शन में अचानक से बहुत ही बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने लगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है ग्रेन्स के प्रोडक्शन से, व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है मिल्क के प्रोडक्शन से, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड है फिश के प्रोडक्शन से, और येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड है ऑयल सीड के प्रोडक्शन से। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग में या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसको याद रखना। अब देखो नेक्स्ट डू यू नो में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है प्रीजुडिस और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले समझो प्रीजुडिस क्या होता है। अगर हम किसी भी इंसान के बारे में जाने बिना, उसको बिना ठीक से समझे, अगर हम उसको जज करते हैं, उसको बुरा समझते हैं या उसको दूसरों से कमजोर समझते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रीजुडिस। ये किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, मतलब किसी खास रीजन के लोगों के अगेंस्ट हो सकता है। मतलब कोई अगर बिहार का है, अगर हम उसको कमजोर समझे बिना उसका टेस्ट लिए बिना उसको जाने, तो ये भी गलत है। उसी तरीके से ये किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो सकता है। अगर हम किसी भी खास धर्म के लोगों को बुरा समझे, कमजोर समझे, तो वो भी गलत है, वो भी प्रेजुडिस करना होगा। उसके बाद अगर कोई खास स्किन कलर का इंसान है, मतलब एक डार्क स्किन वाला है, अगर उसको दूसरों से डिस्क्रिमिनेट करे, दूसरों से अलग समझे और दूसरों से कमजोर समझे, ये भी प्रेजुडिस करना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है देयर एक्सेंट। अगर किसी के बोलने का तरीका अलग है या डल है थोड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये भी अगर हम पहले ही डिसाइड कर लें कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा क्योंकि उसके बोलने का तरीका गलत है, तो ये प्रिजुडिस करना हुआ। उसी तरीके से इवन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर हम ऐसा डिसाइड कर लेते पहले कि उसको इंग्लिश नहीं आता है मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो ये भी एक तरीके से प्रिजुडिस करना हुआ। उसी तरीके से और क्लोथ्स दे वेयर, अगर हम किसी के कपड़े को देखकर डिसाइड करने लगते हैं कि वो कैसा होगा, तो इसी चीज को हम प्रिजुडिस बोलेंगे। अब समझ में आ गया होगा प्रिजुडिस क्या है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। तो अभी जो हमने किसी भी इंसान को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने प्रिजुडिस किया, तो जब हम उसको इम्पोज करते हैं उसी पे, तो इसी चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल में ध्यान से समझो। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसेस और एक्ट इन बायस्ड मैनर्स। मतलब भेदभाव करते हैं, किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, तो इसी चीज को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, इंडियंस और अंग्रेजों के बीच डिस्क्रिमिनेशन करते थे। वो हमेशा अच्छी अच्छी फैसिलिटीज इंडियन से छीन लेते थे और अंग्रेजों को दे देते थे, लार्जली बिकॉज ऑफ देयर प्रीजुडिसेस एंड फीलिंग्स ऑफ सुपीरियोरिटी। वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को पूरा डाउन, ठीक है। तो इसीलिए ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट डू यू नो में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अच्छे से डिटेल में दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि वो बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे। तो वही यहाँ पे लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, मतलब सामाजिक बदलाव करने वाले एक इंसान थे वो। ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द कंट्री, हिज मेन मिशन वाज
टू इनलाइटन द पीपल, लोगों को जागरूक करना उनका मेन मिशन था। एराउज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, लोगों में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद लोगों में जगाना उनका मिशन था। एंड ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट इक्वेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और उनको लोगों को अवेयर करना था अबाउट व्हाट, अबाउट इक्वेलिटी मतलब समानता, एंड डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट। ही वॉज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, जैसे कि अभी बहुत सारे कास्ट हैं हमारे सोसाइटी में, तो इसके अगेंस्ट थे वो। द रूट काउज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, सबसे बड़ा कास्ट सिस्टम जो है सबसे बड़ा कारण है किस चीज का, इनइक्वालिटी मतलब असमानता का, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल आर बॉर्न इक्वल, मतलब उनके हिसाब से जो भी इंसान पृथ्वी पर जन्म लिया है सब लोग इक्वल है, सब समान है। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, इसीलिए कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द काउज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, वो हमेशा वकालत करते थे कि सबको बराबर शिक्षा मिले, स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड डाउन ट्रॉडन। वो स्पेशली किसके लिए काम करते थे, पहला तो वुमेन के लिए और दूसरा डाउन ट्रॉडन के लिए, मतलब जो निचला समाज था उनके लिए काम करते थे। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे ठीक से दिया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने बताया था रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंडिया इन 1960s, कब स्टार्ट हुआ था ये, 1960 में स्टार्ट हुआ था। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट किया गया था। एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंसान थे इनका नाम क्या है, एम एस स्वामीनाथन, और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई न्यू क्रॉप्स, नया जो सीड का डेवलपमेंट हुआ था उसको ट्राई करने वाला पहला स्टेट था पंजाब। द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 2009 इन ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो पूर्वी राज्य थे उनमें स्टार्ट हुआ ये 2009 में दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, इसको भी याद रखना। अब यहाँ पे लास्ट डू यू नो है, इसमें कुछ इंडिया के बारे में फैक्ट्स है, ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे है देयर आर अबाउट 377 मिलियन पीपल लिविंग इन 7,935 टाउन्स, ये फिगर याद कर लेना दोनों, ठीक है। इतने टाउन्स में लगभग 377 मिलियन लोग रहते हैं इंडिया के। 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 31.2%, मतलब बाकी का 69% जो हुआ ये गांव में रहते हैं। एवरी थर्ड इंडियन लीव्स इन अ सिटी, मतलब हर तीसरा आदमी सिटी में रहता है, मतलब अगर किसी 3 इंसान को देखोगे तो उसमें से हर तीसरा आदमी सिटी में रहता है, बाकी के 2 गांव में रहने वाले होते हैं। नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल इन सिटीज हैव नो टैप वाटर, मतलब हर 2 आदमी के पास, 5 में से 2 आदमी के पास टैप वाटर नहीं है, मतलब नल का पानी नहीं जाता है सिटीज में। देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, सोचो इंडिया कितना डाइवर्स है, टोटल 1600 लैंग्वेज बोला जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स इन इंडिया, डांस के फॉर्म में भी कितना डाइवर्स है, देखो 100 से ज्यादा डांसेस है इंडिया में। तो ये सारा पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सब पॉइंट्स को याद रखना। अब फाइनली हम कीवर्ड्स देखेंगे, कीवर्ड्स के बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। अब देखो पहला जो कीवर्ड यहाँ पे है वो है बेसिक एमिनिटीज, ये तो क्लास 5 में सुना सुना लग रहा है। बेसिक एमिनिटीज मतलब क्या होता है, जो बेसिक जरूरत का सामान है। सिंपल फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब जो भी सिंपल फैसिलिटी है उसको हम बेसिक एमिनिटीज बोलेंगे। नेक्स्ट है बाउंडेड लेबर, बाउंडेड लेबर क्या होता है ध्यान से समझना, इसका हिंदी मीनिंग होता है बंधुआ मजदूर। पहले क्या होता था, जो लोग अमीर होते थे वो गरीब लोगों को लोन दे देते थे, जो गरीब को पैसा का जरूरत होता था उसको लोन देते थे ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे। और जब वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उस इंसान के पूरे फैमिली को उस अमीर इंसान के घर में काम करना पड़ता था एट वेरी लो वेजेस, मतलब बहुत ही कम पैसे के बदले। तो उसी चीज को हम कहते हैं बंधुआ मजदूर। और वो इंसान का पीढ़ी पीढ़ी गुजर जाता था उसके यहाँ काम करते करते, लेकिन उसका लोन नहीं चुका पाता था वो इंसान। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रैक्टिस इन विच एम्प्लॉयर्स गिव ह्यूज इंटरेस्ट लोन टू वर्कर्स हुज एंटायर फैमिली देन लेबर एट लो वेजेस टू पे ऑफ द डेब्ट,
मतलब उसी लोन को चुकाने के लिए पूरा फैमिली उस इंसान के, अमीर इंसान के यहाँ पे काम करता है। इसी को हम कहते हैं बॉन्डेड लेबर। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, द प्रोसेस इन विच सोसाइटी और कंट्री और वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्राइमरली एग्रीकल्चर सोसाइटी इनटू वन बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से समझो, थोड़ा सा लंबा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझो। कोई भी कम्युनिटी सबसे पहले डिपेंडेंट होता है एग्रीकल्चर पे, मतलब कुछ नहीं है अगर तो एग्रीकल्चर है, खेती है। लेकिन अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें और उसको डिपेंडेंट बना दें मैन्युफैक्चरिंग पे, तो इसी चीज को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब हम वहां पे इंडस्ट्री लगा दिए। बस यही पॉइंट में कहा गया है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, ये तो मैंने समझाया था, एक दूसरे पे डिपेंड होना। डिपेंडिंग ऑन वन अनदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वंस नीड, एक दूसरे का जरूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब an evil practice of considering or treating some people in society as untouchables or outcast। अगर किसी को अनटचेबल माना जाए, मतलब उसको छूने से भी अगर बुरा हो जाता है ऐसा माना जाए, तो इसी चीज को हम कहते हैं अनटचेबिलिटी। ये बहुत गलत है, इंडिया में अभी भी बहुत जगह होता है ये, इसको जल्दी से खत्म होना चाहिए।